बच्चों देखिए, हम लोगों ने कल फ्रांसीसी क्रांति के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। आज हम उसको पढ़ेंगे। जो हमारा ये पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास, इसको हम आगे देखते हैं। इसके जो टॉपिक हैं उसको पढ़ते हैं, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आज हम पढ़ेंगे। देखिए, जो फ्रांस की क्रांति थी वह जो विश्व का इतिहास है उसमें सबसे पहले राष्ट्रवाद के विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त होते हैं। हम देखते हैं कि ये जो क्रांति थी, इसके जो कारण थे उनको आज हम विस्तार से पढ़ते हैं, जिसमें पहला कारण हमारा है राजनीतिक कारण। देखिए, राजनीतिक कारण अर्थात पॉलिटिकल रीजन क्या थे। क्रांति, जो फ्रांस की क्रांति हुई, और क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। कब? 1789 ईस्वी में। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। इसमें देखिए, जो राजनीतिक कारण थे उनमें हम देखते हैं कि एक तो पहली चीज निरंकुश राजतंत्र, शासन चल रहा था। कैसा शासन था फ्रांस में इस समय? जो वहाँ के राजा थे वो निरंकुश एवं अत्याचारी थे, स्वेच्छाचारी थे और मनमानी तरीके से जनता पर शासन कर रहे थे। इस समय फ्रांस में लुई 16वां का शासन था, और यह फ्रांस का शासक 1774 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1774 ईस्वी में बना था। और यह बूर्बो राजवंश से संबंधित था। जो लुई 16वां का राजवंश था उसका नाम था बूर्बो राजवंश। लुई 14वां के पहले, इसके लुई 16वां के पहले जो शासक था लुई 14वां, वह एक दंभी, क्रूर और घमंडी प्रवृत्ति का शासक था। वह कहता था, मैं ही राज्य हूं। क्या उसका कथन था? मैं ही राज्य हूं। आई एम स्टेट। अर्थात इसका अर्थ ये है, उसके कहने का ये आशय था कि जो मैं कहता हूं वही सब कुछ है, और मेरे द्वारा जितने भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं, मेरे और मुझे ही सभी कार्यों को करने की शक्ति प्राप्त है। इसी तरह से लुई
16वां भी कहता था। लुई 16वां का प्रसिद्ध कथन है, मेरी इच्छा ही कानून है। यानी कि जो मैं कहता हूं वही कानून है, जो मेरे आदेश हैं वही कानून है। और देखिए, इस तरह से ये जो शासक थे फ्रांस के, वह राजा के राजा की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांतों का पालन करते थे। राजा की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का पालन करते थे। दैवी सिद्धांत क्या था? राजा की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत यह था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसे ईश्वर ने जनता पर शासन करने के लिए भेजा है। इसलिए राजा का जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, अतः वह ईश्वर के इच्छा के अनुसार शासन कर रहा है। अतः जनता को राजा के कार्यों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही उसके कार्यों का विरोध करने का उसे कोई अधिकार है। तो इस तरह से जो राजतंत्र था फ्रांस का, वो निरंकुश था पूरी। तो राजा का जो शासन चल रहा था ये निरंकुश शासन था, जिसके कारण जनता ऐसे अत्याचारी शासन से उब गई और क्रांति करने के लिए सोचने लगी। और हम देखते हैं कि जो राजनीतिक कारण थे उनमें कौन से कारण हैं? अयोग्य राजा। जो राजा था वो कैसा था? लुई 16वां एक अयोग्य शासक था। उसे शासन चलाने की योग्यता उसके पास नहीं थी। वह अपने मंत्रियों और अपनी रानी की सलाह से शासन कर रहा था। वह अपना अधिकांश समय शासन के कार्यों में नहीं लगाता था, बल्कि वह राजमहल के ऊपर बैठ करके पशुओं की लड़ाइयाँ देखा करता था। इस तरह से हम देखते हैं कि जो शासन चलाने का कार्य चल रहा था वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा जो और था राजनीतिक क्षेत्र में और जो कमियां थी, उसमें देखिए भ्रष्ट नौकरशाही का भी बहुत बड़ा योगदान था। जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनकी नियुक्ति पैसों से की जाती थी और वह घूसखोरी, भ्रष्टाचार करते थे और सही ढंग से कार्य नहीं करते थे, जिसके कारण भी जो शासन कार्य था वो सही तरीके से नहीं चल पा रहा था। इसके अलावा जो रानी थी
मेरी एंतुआनेत या आंतोआंत मेरी एंतुआनेत या मेरी आंत या राजकाज के कार्यों में हस्तक्षेप करती थी। जिसके कारण जो निर्णय होते थे, शासन कार्य जो चलाया जा रहा था, वो सही ढंग से नहीं चल रहा था। और एक बार राजा और रानी नगर भ्रमण के लिए निकले हुए थे, तभी फ्रांस की भूखी नंगी जनता उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी और रोटी दो चिल्ला रही थी। तो रानी ने कहा कि अरे आप लोग रोटी के पीछे क्यों परेशान हैं? अगर रोटी नहीं मिलती है तो केक क्यों नहीं खाते हैं? जिस देश में ऐसे अयोग्य राजा और रानी शासन कर रहे हों, उस देश की हालत कैसी होगी, ये तो सोचने की बात है। आगे हम देखते हैं कि जो और राजनीतिक कारणों में था, उसमें लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं मिली हुई थी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव था। फ्रांस में लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं मिली हुई थी। उन्हें राजा के आदेशों का पूर्णतः पालन करना पड़ता था। उन्हें उसका विरोध करने का कोई अधिकार नहीं था। और एक नियम था जिसका नाम था लेत्र द कासे। क्या नाम था? लेत्र द कासे। ये ऐसा नियम था जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था और उसे जब तक चाहे जेल में डाला जा सकता था। इस तरह से हम देखते हैं कि जो फ्रांस का शासन व्यवस्था थी, वह निरंकुश, अत्याचारी और भ्रष्ट तरीके से चल रही थी, जिसके कारण वहां की जनता उब गई और ऐसे शासन से छुटकारा पाने का कारण ढूंढने लगी और उसे समाप्त करने के लिए क्रांति का मार्ग प्रशस्त करने लगी। उसके बाद हम देखते हैं जो अगला कारण है फ्रांस की क्रांति का, उसमें हम लोग देखते हैं कि सामाजिक कारण जो था वो किस प्रकार से क्रांति को आगे बढ़ाने में मददगार हुआ। सामाजिक कारण। फ्रांस की क्रांति का जो सामाजिक कारण था, उसमें हम देखते हैं कि जो फ्रांस का समाज था वो कई वर्गों में बटा हुआ था। समाज का विभाजन। फ्रांस का समाज अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था, जो मुख्य रूप से
3 वर्गों में बटा था। पहला जो वर्ग था उसको प्रथम एस्टेट वर्ग को एस्टेट कहते थे। प्रथम एस्टेट था, इसमें पादरी वर्ग आते थे। जो चर्च के पुजारी थे, चर्च में रहते थे, वह इस वर्ग में शामिल थे। और इनकी जो जनसंख्या थी देश में, वह लगभग 1,30,000 के आसपास थी। और इस वर्ग के लोगों का जो जीवन था वह सुखी, संपन्न, वैभव से परिपूर्ण, था। और यह ऐश्वर्य की जिंदगी व्यतीत करते थे और इन्हें समाज में शासन की ओर से विशेषाधिकार प्राप्त थे। जो समाज का दूसरा वर्ग था, जिसे द्वितीय एस्टेट कहा जाता था, इसमें कुलीन, सामंत या अभिजात वर्ग के लोग शामिल थे। इसमें कौन शामिल थे? जो कुलीन वर्ग के लोग, सामंत थे, अभिजात वर्ग के लोग थे, वह शामिल थे। और इनकी संख्या देश में लगभग 4 लाख थी। इनका भी जीवन सुखी, संपन्न, वैभव से परिपूर्ण था और यह भी आरामदायक, ऐश्वर्य पूर्वक जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। इन्हें भी विशेषाधिकार मिले हुए थे और इन्हें इन दोनों वर्गों को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था। और इनके पास, इन दोनों वर्गों के पास देश की कुल भूमि का 40% भाग, भूमि का 40% भाग भूमि का इनके हिस्से में था। इस प्रकार हम देखते हैं जो समाज के ये दोनों वर्ग थे वह सुखी, संपन्न थे, धन से परिपूर्ण थे और इन लोगों का जीवन स्तर सुखी था। और ये सुविधा संपन्न वर्ग थे। इसके बाद जो दूसरा जो वर्ग है, तीसरा जो समाज का सबसे निम्न वर्ग है, तृतीय स्टेट का, वह देखिए सुविधाहीन वर्ग था। उसमें हम देखते हैं कि कौन शामिल थे। तृतीय स्टेट जो समाज का तीसरा वर्ग था, सबसे निचला वर्ग, सबसे निम्न वर्ग था, वह 2 वर्गों में बटा हुआ था। एक तो
शिक्षित मध्यम वर्ग, शिक्षित मध्यम वर्ग, जिसे बुर्जुआ वर्ग के नाम से भी जानते हैं, और इस वर्ग में लेखक, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, दार्शनिक, आदि शामिल थे। इनका भी, यह भी धनी, सुखी, संपन्न थे। लेकिन इन्हें समाज में समानता और सम्मान नहीं मिला था। जो समाज के दोनों उच्च वर्ग थे, पादरी और कुलीन वर्ग के लोग थे, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग, इनके साथ भेदभाव करते थे। इन्हें घृणा की दृष्टि से देखते थे, इन्हें अपने से निम्न समझते थे, जिसके कारण यह वर्ग समाज में समानता और सम्मान की प्राप्ति के लिए लड़ रहा था। और जो ये वर्ग था समाज का, जो मध्यम वर्ग था, शिक्षित मध्यम वर्ग, सबसे ज़्यादा क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका इसी ने निभाई। और जो नेपोलियन बोनापार्ट था, उसने कहा था कि फ्रांस की क्रांति का जो प्रमुख कारण था वो मध्यम वर्ग की समानता और सम्मान की मांग का कारण था। उसके बाद इसी में जो दूसरा इसका उपवर्ग था वो था किसान एवं मजदूर वर्ग। इनका जीवन बहुत ही दीनहीन और शोचनीय था। क्योंकि जो ये किसान थे, इन्हें मजदूरों और किसानों को कई प्रकार के टैक्स चुकाने पड़ते थे, जिनमें धार्मिक कर, नमक कर, भूमि कर, प्रमुख थे। जिसके कारण जो इनकी आमदनी का एक बड़ा भाग था इन करों को चुकाने में खर्च हो जाता था, जिसके कारण इन्हें 2 जून की भरपेट रोटी नहीं मिल पाती थी और इनका जीवन दीनहीन, दुखी और यह बहुत ही गरीब थे। इनकी दशा शोचनीय थी, जिसके कारण ये जो किसान मजदूर वर्ग था इस दशा से छुटकारा पाने के लिए, क्रांति के लिए तैयार था और एक अवसर की तलाश कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो कारण है फ्रांस की क्रांति का, वो उसमें प्रमुख जो कारण हुआ वो आर्थिक कारण होता है। उसको हम देख लेते हैं। इकोनॉमिकल जो रीजन थे, क्या वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं थी फ्रांस में जिसके कारण वहाँ के लोग क्रांति के लिए तैयार हुए। देखिए, फ्रांस की क्रांति का जो अगला कारण था वो आर्थिक कारण है, और ये फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सिद्ध होता है।
देखते हैं कि इस समय फ्रांस की आर्थिक दशा कैसी थी। विभिन्न प्रकार के युद्ध हम देखते हैं कि इस समय विभिन्न प्रकार के युद्धों में धन का अपव्यय लुई 16वां के पहले लुई 14वां शासक था और वह फ्रांस को कई युद्धों में शामिल कर चुका था, जिसमें प्रमुख जो युद्ध थे उसमें एक ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का मामला, पोलैंड के उत्तराधिकार को लेकर के और सप्तवर्षीय इंग्लैंड के साथ सप्तवर्षीय युद्ध, जो 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी तक चला था। किसके साथ हुआ? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। और अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष में भी फ्रांस ने सहयोग किया। जिसके कारण फ्रांस की जो आर्थिक दशा थी वो बहुत बिगड़ चुकी थी और फ्रांस ने अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष में सहायता करने के लिए बहुत अधिक धन उधार ले चुका था और इसके अतिरिक्त जो राज दरबार के लोग थे, राज परिवार के लोग थे, वह धन का अपव्यय बहुत करते थे, धन को पानी की तरह बहाते थे, खर्च करते थे। उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता था, क्योंकि जो राजकोष था वह राजा के धन से अलग नहीं था। राजा का धन और राजकोष एक ही माना जाता था और इस समय जो राजकाज को चलाने के लिए, राजमहल की देखरेख करने के लिए हजारों की संख्या में नौकर रखे जाते थे, जिनके खर्च में बहुत पैसा व्यय होता था। जिसके कारण इस तरह हम देखते हैं कि जो फ्रांस का राजकोष था वह रिक्त हो चुका था और फ्रांस के ऊपर 60 करोड़ डॉलर का विदेशी कर्ज लद चुका था और
ऐसी परिस्थितियों में जिसे चुका पाना फ्रांस के लिए संभव नहीं था और इसका ब्याज लगभग 2.5 करोड़ प्रति वर्ष की दर से बढ़ता जा रहा था। और इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जो फ्रांस में कर व्यवस्था थी वो असमान थी, उसके बारे में हम देखते हैं। फ्रांस की असमान कर व्यवस्था जो फ्रांस का धनी वर्ग था, जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग थे, वह सुखी संपन्न थे, आर्थिक रूप से सक्षम थे, वह टैक्स चुकता कर सकते थे आसानी से, लेकिन उनके ऊपर किसी प्रकार का कर नहीं लगा हुआ था। उन्हें विशेषाधिकार मिले हुए थे जिसका प्रयोग वह जो समाज का निम्न वर्ग था, तृतीय स्टेट था, उसका शोषण करने में करते थे। जबकि जो फ्रांस का तृतीय स्टेट जो सबसे निचला स्टेट था, उससे तृतीय स्टेट से कर वसूल किए जाते थे। इस समय फ्रांस की जो जनसंख्या थी उसका जो 40% वहाँ की भूमि थी, फ्रांस की कुल भूमि का 40% हिस्सा उच्च वर्गों के पास था। जबकि इनकी जनसंख्या कुल जनसंख्या जो फ्रांस की थी वह लगभग 2.5 करोड़ थी। जिसमें 3,50,000 के आसपास तक उच्च वर्गों की जनसंख्या थी, जो आधी जमीन का हिस्सा लेकर बैठी थी। उन्हें किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था, जबकि जो समाज का सबसे निम्न वर्ग था उसके हिस्से में लगभग आधी जमीन आती थी और उनकी जनसंख्या बहुत अधिक थी। उसके बाद भी उन्हें कई प्रकार के टैक्स चुकाने पड़ रहे थे। ऐसी स्थितियों में लुई 16वां ने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए असफल प्रयास किया और उसने जनता पर नए कर लगाने के लिए अधिनियम लाया और जिसमें कुलीन और पादरी वर्ग को भी शामिल किया गया था। जो नया
नियम लाया गया उसमें कुलीन और पादरी वर्ग पर भी कर लगाने की बात की गई। लेकिन इनके भारी दबाव के कारण इन्हें इस नियम से बाहर कर दिया गया, कुलीन और पादरी वर्ग को हटा दिया गया और केवल निम्न वर्ग के ऊपर नए कर लगाने का प्रस्ताव लाया गया। नए कर लगाने का प्रस्ताव लाया गया। जबकि जो तीसरा वर्ग था वो पहले से ही इतना करों के बोझ से दबा हुआ था कि वो नए कर देने की स्थिति में नहीं था, जिसके कारण उसने भी इस नए करों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया और फ्रांस में क्रांति का वातावरण तैयार हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि जो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण बना वो आर्थिक कारण हुआ। आज हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे वो भी इससे लाभ उठा सकें और अपने आने वाली परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। और आप लोग हमारे चैनल को, हमारी कोचिंग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।